गुड इवनिंग ऑल। आज हम अपने 3 दिन के जो फ्री मास्टर क्लास है उसका डे 1 है। और मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज बड़ी तादाद में पहले दिन में ही आप लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक और 2 मिनट की राह हम लोग देखते हैं और विद इन 2 मिनट हम अपना डे 1 का कोर्स जो है यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे आए हुए दिख रहे हैं। पूना से है, मुंबई से है, कोई कलकत्ता से भी है, कोल्हापुर से है, सांगली से है, सातारा से है। अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो जिस मोटिव से या फिर जिस गोल से हम लोग आज सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम लोगों ने ये सेशन से पहले हमारा एक वेबिनार भी रखा था, जिसमें हम लोगों ने गोल सेट किया था कि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे इस 3 दिन के सेशन में, तो हम चाहेंगे कि हर रोज का जो भी उनका इनकम है, जो उनकी जॉब है या फिर उनका व्यवसाय है या कुछ फ्रीलांसिंग में ये लोग जो काम कर रहे हैं, उनका वो इनकम छोड़ के बिना अपने जॉब या फिर बिना अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए हुए एक एडिशनल यानी कि एक अतिरिक्त इनकम हमको इस क्लास से जनरेट करनी है। और यहाँ आने के बाद हम ये टूल्स सीखने वाले या फिर वो स्किल्स लेने वाले हैं जिससे हम आसानी से हर मंथ 25,000 रुपया अतिरिक्त तौर पे यानी एडिशनल कमा सके। लेकिन पूना जैसे शहर में अगर हम लोग बात करें, तो ये 25,000 भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे जिनकी अभी की सैलरी 50,000 रुपीज़ या फिर एवरेज 40, 45, 50, 60 के दौरान है। तो वो चाहेंगे कि कम से कम उनकी जो सैलरी है या फिर जो आज वो लोग कमाते हैं, उतने लेवल की तो कमाई एज ए एडिशनल इनकम यहाँ से उनको हो जाए। इसलिए इस गोल को हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा अपग्रेड करते हैं और इस गोल को करते हैं हम 50,000 रुपीज पर मंथ। तो चलिए, आज सभी को आप सबका मैं यहाँ पे फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को। और अपना ये 3 दिन का जो मास्टर क्लास है, ये 3 दिन के मास्टर क्लास के पहले दिन की शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्क्लेमर के बारे में। अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्ट्रिक्टली हर एक नियमावली यानी सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके फिर अपने कोर्सेज रन करती है। तो मैं इस कोर्स के शुरुआत में ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, ना ही हम रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही हम सब ब्रोकर है। यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग इस फ्री मास्टर क्लास में आप लोगों को देने वाले हैं, इसे आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ना समझे, ना ही इसे ट्रेडिंग की एडवाइस समझे, ना हमारा कोई भी बायर सेल का रिकमेंडेशन समझे। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें बस सीखना है, हमें एजुकेशन लेना है। तो स्टॉक मार्केट तो आप सब लोगों को पता ही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होती है। लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं, एजुकेशन पाते हैं, तो ये रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं और अपना एक इनकम सोर्स यहाँ से अच्छा खासा बना सकते हैं। इसलिए अगर यह इस जानकारी से आपको अगर लगता है कि मुझे किसी एक चीज में, पर्टिकुलर एक स्टॉक में मुझे ट्रेडिंग करनी है या फिर मुझे उसे बाय सेल करना है, तो हम चाहेंगे कि आप खुद अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उनकी सलाह लेने के बाद में ही आप आपका निर्णय जो है वो बाय सेल का आप कर सकते हो। अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट या फिर मैं खुद यहाँ पे किसी भी आपकी फाइनेंशियल लॉसेस या गेन्स उसकी जवाबदारी नहीं लेता। ये जो कोर्स है मात्र एजुकेशन पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्री में रखा है। तो देखते हैं हम 3 दिन के इस मास्टर क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। पहले दिन हम सीखेंगे इंडियन मार्केट क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है, शेयर मार्केट में कौन कौन से लोग हैं जो इसे चलाते हैं, स्टॉक्स क्या होता है और इंडाइसिस क्या है, यानी इंडेक्स जो है अपना निफ्टी और सेंसेक्स, वो इंडेक्स क्या होता है। डे 2 में हम जानेंगे डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, ऑप्शन और फ्यूचर मार्केट के बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट वाला आखिरी दिन जो रहेगा डे 3, उसमें हम लोग किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क रहता है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से हम लोगों को मैनेज करनी चाहिए, और जिस
हेतु से या फिर जिस उद्देश्य हम लोग ये 3 दिन का मास्टर क्लास करने वाले हैं, वो 30 मिनट की डेली ट्रेडिंग सेटअप जो रहेगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए, उसे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज के कंटेंट को हम लोग शुरुआत करते हैं डे वन से। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि रेगुलर मार्केट यानी कि जिसे हम लोग बाजार कहते हैं, उस बाजार में क्या होता है? उस बाजार में होता है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कोई होता है जो अपने पास हुई चीजों को बेचता है, और जिसे लगता है कि ये चीज मुझे परचेस करनी है या फिर मुझे मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, वो व्यक्ति उस चीज को, उस प्रोडक्ट को बाय करता है, जिसे हम लोग बाइंग और सेलिंग भी कहते हैं। तो मार्केट में जब भी हम लोग जाते हैं तो आप वहां पे देखेंगे, वहां पे अलग अलग दुकान लगी हुई रहती है, अलग अलग स्टॉल्स लगे रहते हैं, और वहां पे जो उस दुकान का ओनर या फिर वो दुकान चलाने वाला जो होता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट अपने पास में सजा के बैठा हुआ होता है, और उन हर एक प्रोडक्ट की एक कुछ ना कुछ प्राइस तय होती है, यानी उसकी कीमत तय होती है। और जिसे ये उसे खरीदना है, यानी जो उसे बाय करने जाता है, वो क्या करता है फिर हमें जो चीज चाहिए वो किस दुकान में मिलती है, इस दुकान को ढूंढता है, और उस दुकान में जाके सही प्राइस देके उस चीज को परचेस कर लेता है ना, बाय कर लेता है। तो ये होता है रेगुलर मार्केट, जिसमें जो सेलर है वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट वो लेके आया है, वो प्रोडक्ट जिस दाम में उसने परचेस किए, उस दाम से थोड़े ज्यादा दाम में वो उसे बेचेगा, यानी अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेगा। और जो बायर है, जो उसको परचेस कर रहा है, वो किस अंदाज से इसको देखता है, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, जिस प्राइस में मैं उसको ले रहा हूँ, ये प्राइस आज के लिए कम है तो ये मुझे लेना जरूरी है, इस समझ से वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। ठीक उसी तरीके से ये स्टॉक मार्केट जो है उसकी भी वर्किंग होते हैं। जैसे हमने देखा कि नॉर्मल मार्केट्स में बाइंग सेलिंग होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वैसे स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो बाय सेल होता है वो होता है शेयर्स का, यानी स्टॉक्स का, जिसे हम इक्विटीज में कहते हैं। फिर होती है कमोडिटीज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कैसे हैं। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे बाय या सेल होता है। तो शेयर मार्केट में भी एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। जब दोनों को लगता है कि ये सही प्राइस है, सेलर को लगता है कि ये सही प्राइस है, ये प्राइस में मैं अभी बेच सकता हूं, तो वो यहाँ से बेच के निकल जाता है। और जब बायर को लगता है जिस प्राइस में मैं बाय कर रहा हूं, ये प्राइस इस टिपिकल स्टॉक या फिर इस टिपिकल ऑप्शन के लिए करेक्ट है, वाजबी है, तभी वो इसे बाय करता है। यानी दोनों के दोनों अपने डिसीजन के ऊपर ये जरूर जानते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया है बाइंग और सेलिंग का, ये करेक्ट है, और डिसीजन के ऊपर ये दोनों की बाइंग सेलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये शेयर्स काम करता है। आप बहुत लोगों ने शेयर्स के बारे में सुना होगा या फिर स्टॉक्स के बारे में सुना होगा। तो शेयर बेसिकली क्या है? शेयर है बेसिकली एक हिस्सा। जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं, यानी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, तो ये जो लिमिटेड कंपनी है, वो लिमिटेड कंपनी इस मार्केट में यानी शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेचने के लिए आती है। और वो जो शेयर्स है वो मार्केट में जब आते हैं, तो वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। अब जिस किसी व्यक्ति को लगता है कि इस कंपनी में मेरी खुद की कुछ ना कुछ पार्टनरशिप होनी जरूरी है, तो वह व्यक्ति इस कंपनी के शेयर्स ब्रोकर के मार्फत खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये खरीदारी कैसे होती है? कोई चाहेगा कि उसके पास एक शेयर्स हो, किसी के पास 5 होंगे। अगर किसी के पास पैसे ज्यादा है तो 10 शेयर्स लेगा, 20 लेगा, 25 लेगा। तो ये समझ लेके हमने यहाँ पे क्या किया है, पिज्जा का उदाहरण दिया है। जब से हम लोग एक फैमिली मेंबर्स किसी पिज्जा शॉप में पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, और एक हम लार्ज पिज्जा, एक बड़े पिज्जा की जब हम ऑर्डर करते हैं, तो पिज्जा एक टिपिकल फॉर्मेट में एक अलग अलग हिस्सों में बट के आता है, जिसे हम लोग एक पिज्जा का एक पीस बोल सकते हैं। तो हर कोई क्या करेगा, अपने भूख के हिसाब से कोई 1 पीस खाएगा, कोई 2 पीस खाएगा, कोई 3 पीस खाएगा। मतलब क्या हो गया, इस बड़े पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, और जिन्हें शेयरिंग करके हम लोग पूरी फैमिली उसे खा रहे हैं। उसी तरह जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मार्केट में आते हैं, तो उसमें हमारी जो कि बजट है, हमारा जो बजट है, कौन से बजट में, कितने बजट में मुझे, मेरे पास समझो 10,000 का बजट है, किसी के पास 1 लाख का बजट रहेगा। उस बजट के हिसाब से हर कोई क्या करेगा, उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो बजट में आने वाले जो भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है उसे परचेस करेगा, यानी वो खुद उस कंपनी का उतने शेयर्स के लिए पार्टनर बन गया, हिस्सेदार बन गया। अब देखते हैं एक जर्नी क्या होती है एक कंपनी की।
कोई भी कंपनी रातों रात बड़ी नहीं होती। तो सबसे पहले एक इंसान जो खुद चाहता है कि उसका कुछ बिजनेस हो, वो एक एंटरप्राइज मॉडल पे या फिर एक सोल प्रोपराइटर के हिसाब से एक अपनी छोटी सी दुकान, या फिर हो सकता है कि वो घर से ही अपना एक बिजनेस चालू करता है एज ए सिंगल पर्सन। थोड़े दिनों के बाद उसे लगता है कि भाई ये मेरा बिजनेस जो है वो बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पर भी मेरे इस बिजनेस की, मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो सर्विसेज मैं बेचता हूँ इसके बारे में और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना जरूरी है। इसलिए वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में उनको बोलेगा कि मैं मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, और अगर आप चाहे तो मुझसे आके जुड़ सकते हो। तो हो सकता है उसका लाइक माइंडेड कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, वो आके उसके साथ में उस बिजनेस में जुड़ जाता है, जहाँ पे वो दोनों पार्टनरशिप में या फिर एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक कंपनी फॉर्म करते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है एक अच्छी खासी पार्टनरशिप कंपनी की शुरुआत। अब आगे जाके क्या होता है, इनका बिजनेस ग्रो तो होने लगता है, लेकिन इनको चाहिए फंड्स। अगर इनको फंड्स चाहिए तो किसी ना किसी के पास से इसको लोन लेना पड़ेगा। हो सकता है ये बैंक से लोन ले, या हो सकता है अपने रिलेटिव से लोन ले, अपने फ्रेंड सर्कल में से लोन ले। तो इसके लिए उनको बनानी पड़ती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे दो या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 लोग एक साथ आके एक ही विजन के लिए काम कर सकते हैं। और ये सब लोग मिलके अपने हिस्से के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से छोटा छोटा फंड इकट्ठा करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खड़ा करने के लिए अपना अपना योगदान दे सकते हैं। अब जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बड़ी हो जाती है, इनको लगता है अभी इसका एक्सपांशन करना जरूरी है। मैं सिर्फ एक शहर में नहीं, लेकिन मेरे अलग अलग शहरों में मेरी कंपनी जानी चाहिए, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में मेरी कंपनी जानी जरूरी है। तो इसे कहीं ना कहीं जाके प्राइवेट लिमिटेड करना जरूरी होता है। और अगर इसे प्राइवेट लिमिटेड से, सॉरी, इसे पब्लिक लिमिटेड करना जरूरी होता है। और अगर इसे पब्लिक लिमिटेड करना जरूरी है, तो प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपांशन तो होना ही पड़ेगा। और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जनरल पब्लिक के पास, जहां से मैं बहुत अच्छी खासी यानी ह्यूज फंड्स में इकट्ठा कर सकता हूं, ताकि मेरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है मेरी कंपनी बड़ी करने की, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स यहाँ से अच्छी तरीके से मैं पूरे कर पाऊं, ताकि जो गोल में रखा है मैंने मेरी कंपनी बड़ी करने के लिए, वो सब गोल मेरा यहाँ पे पूरा हो जाए। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर मुझे कंपनी को लिस्ट करना है तो मुझे सेबी के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे आईपीओ लेके आना पड़ेगा मार्केट में। आपने सब लोगों ने आईपीओ सुना होगा। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो पूरी डिटेल्स में इकट्ठा करता हूँ, और सेबी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उसके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ कि मेरी कंपनी सर पिछले 4 या 5 साल से धीरे धीरे करके इतनी बड़ी हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि इसको पब्लिक लिमिटेड में लेके आऊं, ताकि जो पब्लिक है उसमें इन्वेस्टमेंट करे, और जो प्रॉफिट आज मैं कमा रहा हूँ वो प्रॉफिट यहाँ से 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना हो जाए। और ताकि मैं जो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो लोगों को मैं इसमें से प्रॉफिट भी शेयर कर सकता हूँ। तो मेरी एंट्री होती है एक प्राइमरी मार्केट में, जहाँ पे सेबी के नियम के हिसाब से मैं मेरा आईपीओ लॉन्च करता हूँ। आईपीओ में जब मैं लॉन्च करता हूँ तो ये होता है एक इनिशियल पब्लिक, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग सेल शेयर्स का नहीं होता है। जस्ट एक प्री आईपीओ या फिर आईपीओ स्टेज में मैं होता हूँ, और उसमें सेबी के नियम के उस अनुसार मुझे ये सेबी बताती है कि मुझे कितना फंडिंग मार्केट से उठाना चाहिए, या फिर इतना ही फंडिंग आपको मिल सकता है, और उसके अगेंस्ट में आप इतने शेयर्स पब्लिक में दे सकते हैं। एक बार वो तय होने के बाद में फिर मेरी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है स्टॉक मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे मेरा जो भी कंपनी है उसका वहां पे नाम लिस्टिंग हो जाता है। ये आईपीओ में जितने सारे लोग फिर ये मेरे जो प्री मार्केट के जो शेयर्स खरीदते हैं, उन्हीं शेयर्स को ये स्टॉक मार्केट में या फिर सेकेंडरी मार्केट में आगे जाके फिर ट्रेडिंग, या फिर यहाँ से बाइसेल की जो चीजें होती है वो यहाँ से चालू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो जैसे कि अभी हमने भी देखा, मेरी कंपनी अगर एक्स है तो मैं पहले आईपीओ लेके आता हूँ। आईपीओ लेने के बाद में मुझे इन्वेस्टर्स बहुत सारे आते हैं मेरे कंपनी में, मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली जैसा ही मेरा स्टॉक मार्केट में ये लिस्टिंग हो जाती है कंपनी, तो मैं आ जाता हूँ सेकेंडरी मार्केट में, जहां से मेरी बाइंग और सेलिंग चालू हो सकती है। मतलब मेरा जो शेयर्स है वो खरीदी करना या बिक्री करना, ये दोनों चीजें चालू होती है, जहां से उसका रेट कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो फंड मैंने मार्केट से लिया है और वो फंड के ऊपर जो मेरा बिजनेस आज बढ़ा हुआ है, जैसे ही मेरा ये बिजनेस बढ़ेगा उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, मैं जितने भी इन्वेस्टर्स है वो सभी इन्वेस्टर्स को इसी मेरे प्रॉफिट से डिविडेंड के फॉर्मेट में
उनको पैसा दिया करूंगा, उनको प्रॉफिट शेयर किया करूंगा, और साथ ही में सेकेंडरी मार्केट मेरा मेरा जो शेयर लिस्टेड है उसकी जैसी कीमत बढ़ेगी, उसी में भी जो ट्रेड करने वाले बायर और सेलर है या फिर इन्वेस्टर है उनको भी यहाँ से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे फायदा कमा सकते। तो जब आपको बाइंग सेलिंग करना है तो सबसे पहले आपको करना होता है इसमें डीमैट अकाउंट। तो मुझे पता है आज बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट होंगे, या फिर अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत इसमें से हम लोग अभी इसमें सीखेंगे कि किस तरह से डीमैट अकाउंट अपने पास होना चाहिए और ये क्या होता है। तो जब भी हमको शेयर्स की बाय सेल करनी है तो हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो किसी ना किसी एनएसडीएल या सीडीएसएल, इनके थ्रू हमको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ये अकाउंट खोलना पड़ता है। देखो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मुझे रिलायंस का शेयर बाय करना है, मेरे पास पैसे भी है और मैं चाहता हूं कि रिलायंस के 200 शेयर्स मेरे पास हो। तो मैं डायरेक्टली मुकेश अंबानी के पास नहीं जा सकता हूँ कि मुकेश सर मुझे आपके कंपनी में से 200 शेयर्स खरीदने हैं और ये पैसा लीजिए और मुझे 200 शेयर्स दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, इसमें होता है बीच में एक स्टॉक ब्रोकर, और स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही मुझे जाना होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक ब्रोकर है ये लिस्टेड होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास में, और जिसको रेगुलेटरी पूरी तरीके से सेबी रजिस्टर जो सेबी है वो इनको पूरी तरह से रेगुलेट करती है। अब मुझे अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरा एक तो एज जो है, उम्र जो है इंडिया में वो मेजर होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ज्यादा मेरी उम्र होनी चाहिए। 18 साल के ऊपर अगर मैं हूं तभी मैं जाके मेरा ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट खोल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरा एक खुद का होना चाहिए बैंक अकाउंट, जो सेविंग हो तो भी चल सकता है या फिर करंट हो तो भी चल सकता है। इस बैंक अकाउंट के जरिए मैं किसी भी एक ब्रोकर को जो मुझे अच्छा लगे उस ब्रोकर के साथ सामने जाके मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे मेरा डीमैट अकाउंट खोलना है। और फिर वो ब्रोकर क्या करेगा, मेरा डीमैट अकाउंट खोलेगा, उसमें जितने भी नॉर्म्स होते हैं जैसे कि केवाईसी करना, उसमें मुझे फंड जमा करना है, मुझे फोटो अपलोड करनी होती है, मुझे सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, जो भी कोई प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। प्रोसीजर होने के बाद में मेरा डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो एग्जैक्टली ये प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इसमें रेगुलेटरी बॉडी आती है जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी भी बोलते हैं। ये होती है रेगुलेटरी बॉडीज। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि बैंक में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इसमें हम कौन सी भरोसे से हम लोग पैसा रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इन्हीं सभी बैंक्स के ऊपर एक आरबीआई नाम की रेगुलेटरी बॉडी है जो इस बैंक्स को गवर्न करती है, यानी कि मेरा पैसा इस बैंक में सेफ है। उसी तरह जब हम किसी भी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और उस ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैं पैसा जमा करता हूं मेरे बाइंग सेलिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे ये पता होता है कि वो जो स्टॉक ब्रोकर है वो सेबी नाम के रेगुलेटरी बॉडी के अंदर, जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके अंडर वो रेगुलराइज होता है, यानी कि वो उसके रजिस्टर्ड होता है, इसलिए मेरा वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट सेफ है। तो उसमें अभी कौन कौन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज, या फिर जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं या फिर शेयर मार्केट भी बोलते हैं। इसके साथ में जुड़ा होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर अपना अकाउंट खुलवाता है, जो एक जरिया या फिर एक एजेंट होता है हम दोनों के बीच में, जो ट्रेडिंग करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला जो व्यक्ति है उसके बीच में और ये स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। फिर ये अकाउंट किस किस के होते हैं, ये तो होंगे स्टॉक ट्रेडर के या फिर रिटेल इन्वेस्टर जो आप और मेरे जैसे ट्रेडिंग करके इसमें से पैसा बनाएंगे। और दूसरी होती है बड़ी कंपनीज जैसे कि एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूट वो होती है। फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट होती है, उसमें आते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, फंडिंग हाउसेज होते हैं बड़े बड़े, एचएनआई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो करोड़ों की मात्रा में स्टॉक्स में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसमें आती है। और उसमें आती है बैंक्स। तो ये सब मिला के एक सिस्टम बनती है, सिस्टम को बोला जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन एक्सचेंज जिसको बोला जाता है। इसमें हम सब लोग मिलकर एक पार्टिसिपेंट्स है और सब लोग मिलकर यहाँ पे बाय सेल या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एक रेगुलेटर बॉडी है जो है सेबी, उसमें आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, अलग अलग कंपनीज होती है जिसकी जो स्टॉक्स है या फिर शेयर्स है वो यहाँ पे लिस्टेड होती है। और फिर मार्केट में होते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो पूरी ये सिस्टम यानी कि पूरे मार्केट को यहाँ से चलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रोकर किस किस तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रोकर्स पता नहीं होते। ब्रोकर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज देता है। मतलब यहाँ पे आप खाली बाय सेल नहीं कर सकते शेयर्स को, लेकिन बाय सेल के साथ साथ में आप यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हो,
आप इनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, आप इनके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो बॉन्ड्स आते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कमीशन होता है, जो ट्रेडिंग का कमीशन होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है, वो खाली आपको बाय सेल करने का परमिशन देता है, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी ये जो जो आपने जितने भी अपने स्टॉक्स परचेस किए या फिर शेयर्स परचेस किए, उनको सेफली रखने का काम ये डिस्काउंट ब्रोकर करता है। उसके अलावा ये कोई भी सर्विस आपको देता नहीं, ना आपको ये फाइनेंशियल एडवाइस देता है, ना और किसी तरह के प्रोडक्ट आपको बेचता है। इसमें खाली आप आपके बाय सेल कर सकते हो। इसलिए ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इसका जो चार्जेस रहता है या फिर ब्रोकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कम पैसे में, यानी कि बहुत छोटे पैसे में हमको ट्रेडिंग करने की सहूलत देता है। तो ये टाइप्स ऑफ ब्रोकर है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर है उसमें है, शेरखान है, मोतीलाल ओसवाल आपने सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग है, एडलवाइज है, कोटक सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। तो ये सब आते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप की सर्विसेज इसमें देते हैं। और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, जिसमें अभी आप लोगों ने नया नया ग्रो को सुना होगा, सही नाम का ब्रोकर आपने सुना होगा, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, सैमको है, 5paisa.com है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर, फायर्स है। तो ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर, यानी कि यहाँ पे आप बाय सेल जो आप करते हो वो खाली 20 रुपया में आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो टाइप के ब्रोकर है। तो हमको डिसाइड करना होता है कि हमें किस ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट खोलना है। अगर मुझे सिर्फ स्टॉक में ट्रेडिंग जो करनी है वो छोड़ के मुझे बाकी के अगर जो प्रोडक्ट्स है, जैसे इंश्योरेंस है या फिर म्यूचुअल फंड, वो भी अगर मुझे बाय करने हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ जाऊंगा। और जिसको लगता है कि नहीं, मुझे ये बाकी के सब चीजों में जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे शेयर्स या स्टॉक्स जो भी मैं लेता हूँ या फिर मैं ऑप्शन जो बाइंग करता हूँ, उसी में मुझे खाली बाय सेल करके मुझे मेरा अकाउंट चलाना है, तो वो जो आदमी है वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जा सकता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमको चाहिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि डीमैट अकाउंट ओपन करने वाला। उसके बाद में हम लोग पूरी तरीके से केवाईसी करते हैं। केवाईसी करने के बाद में उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अभी ऑनलाइन हम इस सभी चीजों को साइन करते हैं ऑनलाइन जाके, और अपना एक आईडी बनता है। एक आईडी बनने के बाद में हमको मेल पे वेरिफिकेशन आने के बाद हम तुरंत अपना ट्रेडिंग यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते ही कितना सारा अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में। अब बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा, या फिर एक सरप्राइज होगा आपके लिए, कि टोटल 23 एक्सचेंजेस है इंडिया में, 23। और 23 एक्सचेंजेस में से भी ये जो 10-15 आपको जो दिख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये है यहाँ पे ज्यादातर लोग बाय सेल करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा या फिर सबसे फेवरेट हम लोग जिसको बोलते हैं, वो है एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी एग्जैक्टली क्या है, ये हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, इसमें सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में चालू हुआ था। उसके बाद में 1992 में चालू हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसे अलग अलग 23 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है, जो पूरे इंडिया भर में ट्रेडिंग के लिए हम लोगों को अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना के देते हैं। लेकिन आज मार्केट में सबसे ज्यादा जहां पे ट्रेडिंग होता है वो ये दो एक्सचेंजेस है। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बीएससी की, जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये शुरू हुआ था 1875 में। इसमें आज अगर आप देखेंगे तो 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। इसका जो ऑफिस है वो है मुंबई में, फोर्ट के पास। और इसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30। दूसरा जो एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टार्ट हुआ था 1994 में। 92 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो ट्रेडिंग है वो 1994 से हुआ। इसमें करीबन आज 2000 से ज्यादा स्टॉक्स है। ये भी मुंबई में स्थित है। और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। तो अगर हम लोग देखेंगे टोटल निफ्टी 50 सब लोगों को पता होगा, सेंसेक्स 30 भी पता होगा। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। लेकिन आज एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक दुखद चीज ऐसी भी है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, पूरे दुनिया भर के लोग, खाली इंडिया के नहीं लेकिन इंडिया के बाहर के भी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी दो स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं। लेकिन आज जो महाराष्ट्रियन है, बहुत सारे हम लोग मराठी लोग हैं या फिर महाराष्ट्रियन लोग हैं, वो शेयर मार्केट से बहुत दूर रहते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हमें भी बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखना जरूरी है। और अगर हम इसे सीखते हैं तो हम भी आगे जाके इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में
ट्रेडिंग करा के अच्छा खासा हमारा एक व्यवसाय चालू कर सकते हैं, एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं हम लोग सेंसेक्स और जो दोनों इंडेक्स है अपनी, सेंसेक्स यानी कि निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स है, बीएससी का इक्विटी है, ये जो दोनों है, हम दोनों एक्सचेंजेस की अभी हम लोग क्या करेंगे, जब इससे ये शुरू हुई थी तब से कैसे इनका, किस तरह से इनका जो आज तक का प्रवास है, या फिर आज तक की जिस तरीके से निफ्टी ने आज तक काम किया है, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देख ले, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएससी इक्विटी में, अगर हम बीएससी इंडिया की बात करें तो इसमें अभी हम लोग सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, अगर सेंसेक्स में किसी ने 1995 में 1 लाख रुपया लगाया होता, तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स का जो प्राइस था वो था 3110, मतलब 3110 रुपया। अगले अगले ही साल अगर आप देखोगे 1996 में, तो 1996 में ये कम हुआ है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे इसको सेंसेक्स थोड़ा सा गिर गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगले साल में, मतलब 1997 में, एकदम से बढ़ के 3659 यानी कि 3659 पे चला गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन ये करता ही रहता है। लेकिन अप डाउन जब करता है तो इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं होगी। आगे जाके देखिए 1995 में सेंसेक्स जो है वो 5005 तक गया है, और तुरंत 2000 में जब मार्केट नीचे गिरा, तब ये 5000 से डायरेक्टली 3972 पे आया, और 2001 में 3262 पे आया। तो इसका मतलब है कि लोगों ने बहुत पैनिक किया, लोगों को लगा कि भाई मार्केट तो खत्म हो गया है, और अभी मेरे ख्याल से इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकता है, अभी हम लोग सब डूबने की कगार में है। लेकिन आगे ही तुरंत आप देख लीजिए 2002 और 2003 में धीरे धीरे मार्केट बढ़ के 2004 में फिर से 6602 पे गया। आगे जाके अगर आप देखते हो 2007 में, तो 20,227 सत्तासी यानी कि 20,287 तक ये मार्केट उछला है। मतलब इतना बड़ा राइज ये सेंसेक्स ने दिया है। लेकिन 2008 में क्या हुआ, सप्तम का घोटाला सबके सामने आया, और सप्तम का घोटाला आने की वजह से मार्केट डायरेक्टली 70% डाउन आया, यानी कि 20,000 से सीधा 9,600 तक। इस वक्त भी लोगों को लगा कि अगर 70% से मार्केट गिर गया है, मतलब मार्केट खत्म हो गया, अब आगे जाके मार्केट कभी भी बढ़ नहीं सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके बाद में जैसे मार्केट बढ़ता गया, तो कम ज्यादा होना ये तो मार्केट की फितरत है, आगे हम लोग बोल सकते हैं ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन जब भी मार्केट डाउन आता है तो उसमें हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना वो डाउन आता है उतना ही जल्दी वो बढ़ जाता है। और जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2023 तक की मैंने फिगर्स इसमें निकाल निकाल के रखी हुए। 2023 में जब दिसंबर एंड हुआ, तो सेंसेक्स की जो कीमत थी वो हो गई थी 72,218, यानी 1995 से लेके 2023 तक का अगर सेंसेक्स का हम लोग सफर देखते हैं, तो 3110 रुपया से बढ़ते बढ़ते 72,000 यानी 72 तक आया है। और अगर आज हम लोग 2026 में बात करें तो ये 75,000 से भी ऊपर गया है। और जितने भी जाने माने लोग इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है या फिर फाइनेंस में जिनका बहुत बड़ा स्टडी है, जिनका बहुत बड़ा अभ्यास है, वो लोग ये कहते हैं कि आने वाले 2030 तक यही सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। यानी अगर मुझे पूछता है कि मार्केट में अभी मार्केट नीचे आ रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसमें सही टाइम कौन सा है पैसा लगाने का, तो इसमें कभी भी कोई सही टाइम नहीं होता है। जिस दिन आपके पास पैसा हो वही दिन आपके लिए सही होता है। मतलब आप कहीं पे भी कभी भी पैसा लगाओ, जो पैसा है वो बढ़ने ही वाला है। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया आजकल जिसे हम बोलते हैं ये बूमिंग कंट्री है। और जो पहले लास्ट ईयर में हम लोग जो टॉप 5 में थे, आज हमने जापान को क्रॉस करके हम टॉप 5 में गया है। और हमारा जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का जो जीडीपी क्रॉस करना, वो हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम चाइना को भी पीछे हटा के हम 2 नंबर की कंट्री बहुत ही जल्द बनने वाले हैं। और ये आप तुरंत आप देख सकते हो, आने वाले साल 2 साल में ही हम $5 ट्रिलियन को ऑटोमेटिकली ये जीडीपी को हम क्रॉस करके, जो आज हम 4 नंबर पे है, वहां से हम लोग 2 नंबर पे ऑटोमेटिकली जा सकते हैं अमेरिका के बाद में। तो ये आज का सिनेरियो है इंडिया का। और ऐसे बोला जाता है कि 2030 तक आराम से हम 1 लाख के ऊपर जाए। अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 का सफर कैसे चालू हुआ। 1995 में
जब निफ्टी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का उस वक्त का वैल्यू जो था वो था 909, यानी कि 909 रुपया। और वैसे ही बढ़ते बढ़ते अगर आप देखोगे तो 2023 तक ये आया है 21,727। अगर अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी जो है वो 24,000 से ऊपर चला गया। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी साल में निफ्टी कम हुआ या फिर डाउन आया है या फिर सेंसेक्स डाउन आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बंद हो गया। जितना जल्दी या जितना नीचे आया है उसी उसी रफ्तार से या फिर उससे कहीं ज्यादा ऑटोमेटिकली ये क्या होने वाला है, ये ऊपर जाने ही वाला है। इसलिए हमेशा ये बात आपको याद रखनी होगी कि इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री में आज भारत के बाहर से बहुत सारे लोग इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया ये एक में वो यानी एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें वो ताकत है कि दुनिया के ऊपर ये राज कर सकती है। या फिर मैं ये कहने में बिल्कुल बहुत अभिमान से मैं जरूर ये कहूंगा कि आने वाले 10 या 12 साल में जो महासत्ता हम लोग बोलते हैं, तो इंडिया भी महासत्ता होने से इंडिया को कोई भी रोक नहीं सकता। ये अपना शेयर मार्केट आज ही हमको दिखा रहा है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा मौका है कि आज आप ये इसको सुन रहे हैं या फिर इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि आपको लोग भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग भी शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से कोई किसी मेंटर से हम लोग सीखे या फिर कोई क्लास करें, तो ये जो बूमिंग मार्केट या फिर ये जो सबसे बढ़िया आज जो बिजनेस को हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं, वो बिजनेस में आपको भी आना जरूरी है। देखिए, नौकरी या फिर व्यवसाय तो हर कोई करता ही है, लेकिन ये एडिशनल स्किल फाइनेंस का ये स्किल अगर हम लोगों ने सीख लिया तो आने वाले कल में जो बड़ी मार्केट में जो बड़ी उड़ान होने वाली है, जो 5 ट्रिलियन के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी जाने वाला है, उसकी हिस्ट्री में हम लोग भी आराम से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मार्केट का टाइमिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्केट किस तरह से टाइमिंग हमारे मार्केट की चलती है। तो इंडियन मार्केट जो है ये राउंड अबाउट चलता है अपना 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक। इसका एक प्री ओपनिंग सेशन भी होता है जो होता है 9:08 पे खत्म होता है, मतलब 9 बजे चालू होता है, 9:08 पे ये प्री ओपन सेशन खत्म होता है। और जो बाकी के जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके लिए क्या होता है, 9:15 बजे से लेके शुरू होता है जो 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है। तो इतना पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी शेयर हमने लिया उसको हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग सेशन होता है। और पूरे वीक में 5 डेज ए वीक यानी सोमवार से लेके शुक्रवार तक ये अपना सेशन चलता है। और 5 दिन के एक सेशन में 9:15 से 3:30 बजे तक जो कोई ट्रेड करता है उसे इंट्राडे ट्रेडर हम लोग कहते हैं। अब इसमें और एक मार्केट होता है जिसको हम लोग करेंसी या फिर डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। इसका टाइमिंग जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता है। और कमोडिटी मार्केट है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड सिल्वर निकेल कॉपर इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटी में, ये जो मार्केट है ये भी चालू होता है सुबह 9 बजे, लेकिन ये खत्म होता है रात का 11:30 बजे। ये जो मार्केट्स हैं इनको छुट्टी होती है नेशनल हॉलीडेज पे, मतलब जैसे कि बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज हमारे यहाँ होती है। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, दिवाली है या फिर गणेश उत्सव है। तो ये जो नेशनल हॉलीडेज होती है उसमें ये मार्केट बंद रहता है। और वीक में अगर हम लोग बात करें तो सैटरडे संडे यानी शनिवार रविवार को ये 2 दिन मार्केट रहती है बंद, और चालू रहती है मंडे से लेके फ्राइडे तक। यानी 5 दिन हमको ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे महीने में हमको 20 या 22 दिन मिलते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना भी है, फिर भी एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे स्थित इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे नंबर्स और एड्रेस भी। हम लोग अपस्किल इंडिया इंस्टीट्यूट के मार्फत आपको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में आपको मदद करते हैं आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए। जैसे आज हम लोग ये 3 दिन का फ्री मार्केट शेयर मार्केट का हम आपके लिए जो कोर्स लेके आए हैं, वैसे ही बहुत सारे कोर्सेज अभी हमारे पास है जो आपको आपको हम आपकी तरफ हम लेके आएंगे, जिसमें आप अलग अलग स्किल सीखते हैं। स्किल सीखने का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग स्किल अगर हम लोग सीखते हैं तो हम अपना जो चालू व्यवसाय या फिर जो हमारा चालू नौकरी है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब न करते हुए आप उसमें अच्छा खासा अलग सी कमाई आप कर सकते हो। तो यही बताने के लिए मैंने आज का ये सेशन आप सब लोगों के लिए रखा था, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है बेसिक। एक बार हम फिर से इसको समराइज करते हैं और बाद में हम लोग लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आप लोग भी आज जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको एक बार फिर से हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें। तो सबसे हम पहले हमने देखा कि नॉर्मल मार्केट में क्या होता है।
नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बाय सेल करते हैं इक्विटीज यानी कि शेयर्स को, कमोडिटीज को, या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को। बाद में शेयर्स किसे कहा जाता है ये हमने देखा। शेयर्स का मतलब होता है हर एक कंपनी में जहाँ पे हमने वो शेयर्स परचेस किए वो कंपनी में हम पार्टनर बन जाते हैं उतने अमाउंट के लिए जितने अमाउंट वहां पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और 1 लाख के बदले में अगर मुझे समझे 10,000 शेयर्स अगर मिलते हैं तो वो 10,000 शेयर्स की मेरी पार्टनरशिप है उस कंपनी में। तो इस तरह से शेयर्स का बंटवारा होता है। बाद में हमने देखा कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आके लिस्टेड नहीं हो सकती। तो उसका सफर किस तरीके से होता है, स्टार्ट में एज ए एंटरप्राइज करके स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जैसे कंपनी बड़ी होती है तो कंपनी को लगता है कि मुझे मेरी कंपनी का विस्तार करना है, मुझे कंपनी मेरी बड़ी करनी है, बहुत सारा प्रोडक्शन या फिर बहुत सारी जगह पे मुझे अलग अलग मेरी कंपनी चालू करनी है। और इसके लिए मुझे पब्लिक में जाके पब्लिक के तरफ से मुझे कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करना जरूरी है, ताकि वो अगर पैसा मैं लेता हूँ तो वो पैसे में से मैं मेरा प्रॉफिट्स बढ़ा सकता हूँ, मेरा सप्लाई या फिर मेरे प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़े। और अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो उसी बढ़े हुए प्रॉफिट में से मैं ये भी यही सभी शेयर होल्डर्स लोगों को मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकूं। बाद में हमने देखा कि अगर मुझे मेरी कंपनी के शेयर जो है वो अगर लिस्टिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे आईपीओ लेके आना होता है जो होता है प्राइमरी मार्केट से, जिसके लिए मुझे जाना पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और सीबी के थ्रू मुझे ये सब कुछ मेरा प्रपोजल वहां पर रख के, मेरा जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहां पर रख के, जब सेबी के नियम के अनुसार मैं सब कुछ सर्टिफिकेशन पूरी करता हूँ तो सेबी मुझे मेरा आईपीओ जो है वो लॉन्च करने में परमिशन देती है। और परमिशन होने के बाद मुझे मेरे प्राइमरी मार्केट में से मैं आईपीओ लॉन्च करता हूँ। आईपीओ में मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है और वो इन्वेस्टमेंट से एक बार आने के बाद जब आईपीओ का पीरियड खत्म होता है तब यही सभी शेयर्स मेरे स्टॉक मार्केट में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं जहां से लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फिर हमने देखा किस तरह से ये पूरी प्रोसीजर चालू होते हैं। हमने देखा अगर मुझे डीमैट अकाउंट खोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं मेरी ट्रेडिंग चालू नहीं कर सकता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट चालू नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए जरूरी है मेरा बैंक अकाउंट। मेरी उम्र जो है 18 साल से आगे होनी चाहिए। और 18 साल मेरा पूरा होने के बाद बैंक में मेरा अकाउंट होने के बाद मैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू मेरा डिमैट अकाउंट चालू कर सकता हूँ ताकि मैं वहां से मेरी ट्रेडिंग जर्नी या फिर मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। ब्रोकिंग के पास या फिर ब्रोकर के पास जाने के लिए और क्या क्या होता है, किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है और रेगुलर ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है या फिर ये स्टॉक मार्केट में है इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे देखा। जिसमें होता है ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, हमारे जैसे रिटेलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है जो इसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करके अपना मुनाफा देखती है। फिर हमने देखा कि ब्रोकर किस किस टाइप के ब्रोकर होते हैं, जिसमें हमने देखा फुल फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। हमने इसके डेफिनेशन देखे किस तरह से ये दोनों काम करते हैं, ये हमने देखा। और बाद में हमने देखा कि एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से ब्रोकर आज फुल टाइप में फुल सर्विस ब्रोकर में आते हैं, कौन कौन से डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं और ये दोनों का काम क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि मुझे किस ब्रोकर के साथ में मेरा अकाउंट खोलना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ट्रेडिंग करना है या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करना है, उसके हिसाब से मेरा ब्रोकर कौन होगा ये मैं खुद चूज कर सकता हूं और मेरे अकाउंट वहां पे निकाल सकता हूं। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए किस तरह की प्रोसीजर है, कैसे कैसे प्रोसीजर के थ्रू मुझे जाके मेरा डीमैट अकाउंट में खोल सकता हूँ। फिर हमने देखे कि इंडिया में जो 23 स्टॉक एक्सचेंज है वो किस तरह से है और उसमें से ज्यादा चलने वाले हैं फिर या फिर सबको जिनके बारे में पता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं। और उसके बाद हमने देखा इंडियन स्टॉक मार्केट और नेशनल स्टॉक मार्केट, जिसमें सबसे बड़ा जो आज मार्केट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पूरे इंडिया का ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और सबसे पुराना है, क्योंकि ये चालू हुआ था 1875 में। आज 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स इसमें लिस्टेड है और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स 30। वेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1994 में शुरू हुआ था इसका इंडेक्स है निफ्टी 50 और इसमें 2000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। फिर हमने देखा सफर किस तरह से सेंसेक्स ने शुरुआत किया था 1995 की, अगर हम लोग वैल्यूज देते 3110, तो आज 2026 में कैसे इसने 75,000 क्रॉस किया है। बीच में बहुत बार ये कम ज्यादा हुआ, मार्केट गिरा बढ़ा, ये तो चालू ही रहता है। लेकिन चालू होने के बावजूद भी आज मार्केट कितनी अच्छी तरीके से आज 75,000 के ऊपर गया है। और जो निफ्टी है वो आज चालू हुआ था 9,909 रुपया में चालू हुआ था 1995 में और आज जाके 24,000 को क्रॉस करके 24,000 से अगर ये ऊपर जाता है तो किस बड़ी
कंट्री में या फिर किस बड़ी जीडीपी में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और जल्द ही जैसे ही हम लोग 5 ट्रिलियन यहाँ से क्रॉस करेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखेंगे। और जरूर हम लोगों ने जैसे सुना कि भारत को कोई महा आर्थिक सत्ता होने से कोई इसमें रोक भी नहीं सकता। फिर हमने देखा कि मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि जिस व्यवसाय में मुझे जाना है, मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग कब होता है। तो हमने देखा कि वीक चलती है, जिसमें नेशनल हॉलीडे छोड़ के सैटरडे और संडे को भी छुट्टी रहता है। अलग अलग टाइमिंग से अपनी मार्केट की, और इस हिसाब से अपने जो मार्केट है वो बंद चालू होते हैं, ताकि हम लोग उसमें ट्रेडिंग कर सके। फिर हमने देखा अपस्किल इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा हम लोगों ने सुना अपस्किल इंस्टीट्यूट क्या है, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ में ये एड्रेस भी शेयर किया है। तो जिस किसी को लगता है कि मुझे आके ऑफिस में है, तो यहाँ पे आके आप विजिट भी कर सकते हो। हमारे फोन नंबर्स भी यहाँ पे है। और सबसे लास्ट में आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने जो इतने आराम से और इतनी देर तक मुझे आप लोगों ने जो सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी अगर किसी को डाउट्स या क्वेश्चंस आंसर्स, अगर क्वेश्चंस किसी को है, क्वेरीज किसी को है, तो वन बाय वन वो पूछ सकते हैं। मैडम आप लोगों से बात कर सकते थैंक यू सो मच सर, आज के जबरदस्त सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सारे लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर 165 पार्टिसिपेंट्स टोटल हो चुके थे, हमने देखे थे लगातार ये संख्या बढ़ रही थी। और आज ये 3 दिन के फ्री वेबिनार का पहला दिन था, और इतना अल्टीमेट हमें इसका जो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और इस तरीके से ये लोग इतने पेशेंसली और इतने अच्छे से बैठे हैं, तो सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, लेकिन आज का दिन सिर्फ शुरुआत है, एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं। आज सिर्फ आपने नॉलेज नहीं लिया है, आज आपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की फाउंडेशन रखी है। और याद रखिए कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है। अब आज तक मैं भी यही समझती थी, लेकिन सही नॉलेज के साथ ये लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल सिस्टम है। और बहुत लोग सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन विनर्स क्या करते हैं दोस्तों, आज डिसीजन लेते हैं और कल से एक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ सीखने आए हैं यहाँ पर, तो आप बिगिनर हो। और अगर आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, तो आप फ्यूचर इन्वेस्टर हो। ये बात हमेशा याद रखिए। और दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है। अगले 2 दिन सेम टाइम पर और हम और भी पावरफुल स्ट्रेटेजीज, लाइव एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग को लेकर आने वाले हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी प्लस अर्निंग माइंडसेट जरूर देगा। और इसलिए मैं कल भी आऊंगा या आऊंगी, और आप खुद से कमिटमेंट करो कि अपनी लाइफ को आप चेंज करेंगे ही करेंगे। आज का एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है दोस्तों। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद आप सभी का एनर्जी और पार्टिसिपेशन के लिए। और यहाँ पर किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर है किसी के दिमाग में, दिल में, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, वन बाय वन हम उसको लेंगे। और यदि नहीं है, तो इस तरीके से मिलते हैं कल सेम टाइम सेम एनर्जी के साथ। टिल देन, लर्न, थिंक एंड ग्रो रिच। थैंक यू एंड गुड नाइट। और आप सभी हमारे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर सर ने स्क्रीन पे शेयर किए हैं, तो उन नंबर्स पे हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर केयर के नंबर्स भी हम जल्दी ही सबको देंगे। और जिन लोगों के हमारे कस्टमर केयर के थ्रू कॉलिंग करके जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।